नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली में अध्यापक कैसे बने। आज हम इस सब के बारे में जानकारी देंगे, पूरी डिटेल देंगे आपको। कौन सी डिग्री चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या नहीं करना, क्या करना है, कौन अध्यापक लग सकता है, और लास्ट में हम आपको बताएंगे दिल्ली में अध्यापक की सैलरी क्या है। तो इस पूरी वीडियो को देखिए, आप स्किप मत करिए एक मिनट भी। चलिए आइए देते हैं आपको पूरी जानकारी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी अध्यापक की। आपको बता दें टीजीटी अध्यापक क्या होता है। जो 6th से लेकर 10वीं तक जो पढ़ाता है वो टीजीटी अध्यापक कहलाता है। इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे टीजीटी को राजस्थान में 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भी बोल देते हैं, सीनियर टीचर भी बोल देते हैं। और राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली और चंडीगढ़ में इसको टीजीटी बोलते हैं। कई लोगों को यह हो जाता है भी ये टीजीटी है, ये क्या है, ये कोई प्राइवेट टीचर होगा, परंतु ये सरकारी टीचर का पद का नाम है। सरकारी अध्यापक होता है, ये सीनियर टीचर होता है और 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़ाता है ये। सबसे पहले आपके पास 10वीं होनी चाहिए। 10वीं में आपके पास कितने भी नंबर हो, चाहे आप 99% ले लो, चाहे 92 ले लो, चाहे 96, चाहे आपके 48% ही क्यों ना हो, आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 12वीं। एक और बात, अगर आपको मेरी तरह पंजाबी का अध्यापक लगना है तो 10वीं क्लास में आपके पास पंजाबी विषय होना चाहिए। अगर आपको संस्कृत का अध्यापक लगना है और उर्दू का अध्यापक लगना है तो 10वीं में आपके पास उर्दू और संस्कृत होनी चाहिए। उसमें नंबर चाहे आपके कितने ही हो वो कोई मायने नहीं रखता। 90%, 95% को कोई नहीं पूछता। 10वीं पास होनी चाहिए आपकी। उसके बाद बात करते हैं 12वीं क्लास की। अगर 12वीं क्लास अगर आपके पास आर्ट्स विषय है, यानी कि आर्ट और या साइंस, अगर आपके पास नॉन मेडिकल है तब तो आप साइंस और मैथ के टीचर लगोगे आगे जाकर। अगर आपके पास आर्ट है तब आप हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, अपने पंजाबी, संस्कृत, इन सब के अध्यापक लग सकते हो आप। अब 12वीं में भी आपको कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, चाहे आपके 50% ही क्यों न हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री एक तो बीए होता है जिसको बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं, एक होता है बीएससी जिसको बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं। अगर आप बीएससी करते हो तो साइंस और मैथ के अध्यापक लगोगे। अगर आप आर्ट्स में बीए करते हो, बीए में भी अध्यापक बनने के लिए आपको अपने विषय का सोच समझ कर चयन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो डिग्री में आप जो भी विषय रखोगे ना वही उसी के आप आगे जाकर अध्यापक बनोगे। अगर आपने डिग्री में मान के चलो, डिग्री होती है 3 साल की, तीनों साल जो भी विषय जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उसी के आप अध्यापक लगोगे। पहली शर्त यही है कि आपने डिग्री की हुई हो, डिग्री में तीनों साल वो विषय पढ़े हुए होने चाहिए। चाहे बीएससी कर लो चाहे बीए कर लो। अब मैं पंजाबी का अध्यापक बना तो मेरे पास बीए में तीनों साल पंजाबी सब्जेक्ट था। उसके बाद बीएड करनी होती है इसमें। हाँ, एक और बता दूं, डिग्री यानी कि बीए या बीएससी में आपके मिनिमम कम से कम अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 55% होने चाहिए, और बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए 50% है। फिर उसके बाद अब बीए के बाद बीएड होता है। बीएड एक अपने अध्यापक का ट्रेनिंग कोर्स होता है, ये 2 साल की होती है बीएड। अगर आप बीएससी किए हुए हो तो इसमें बीएड में आपको टीचिंग का सब्जेक्ट लेना होता है जिसमें आप अध्यापक बनते हो, वो एक विषय चुनना होता है। साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको मैथ और साइंस मिलेगा, नेचुरल साइंस मिलेगा। और इसी प्रकार अगर आप बीए से हो तो आप बीएड में कोई भी 2 सब्जेक्ट, चाहे हिंदी रख लो, चाहे एसएसटी रख लो, चाहे इंग्लिश रख लो, चाहे पंजाबी रख लो, तो उसी के आप आगे टीचर बनोगे और आपको उसी की बीएड में 2 साल ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी अध्यापक की ट्रेनिंग दी जाएगी जो आप विषय चुनोगे। बीएड एक कोर्स है परंतु ये अध्यापक की एक ट्रेनिंग है। अगर बीएड नहीं की है
चाहे फिर आपने एमए कर ली हो, फिर आप अध्यापक नहीं लग सकते। अध्यापक लगने के लिए बीएड होना जरूरी है, यानी कि टीचिंग की ट्रेनिंग होना जरूरी है 2 साल। अब बीएड करते करते आप पहले साल को कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया अगर आपने, तो फिर आपको एक पेपर देना होता है सीटेट। सीटेट का अर्थ होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट प्राइमरी वाले देते हैं, जिसको 5वीं तक अध्यापक लगना है वो पेपर फर्स्ट देता है, पर जिसने बीएड कर रखी है वो 5वीं तक नहीं, वो अपने 5वीं से 10वीं तक अध्यापक लगता है, तो उसको पेपर सेकंड देना होता है। पेपर सेकंड होता है साइंस और अपने आर्ट्स से। अगर आर्ट रखी है, जिसने बीए रखी है, उसको उस पेपर में 30 नंबर की साइकोलॉजी मिलेगी, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कुछ भी आप जो भी लेना चाहो वो मिलेगी। उसके बाद 60 नंबर की आपको एसएसटी मिलेगी। इन सब की आपको तैयारी होनी चाहिए। एसएसटी बोले तो जीके, जनरल नॉलेज आता है इसमें 60 नंबर का। अगर आपकी जीके अच्छी है तो आप सीटेट आसानी से पास कर लोगे, क्योंकि कुछ नंबर आपके जीके एसएसटी में बनेंगे, कुछ नंबर आप साइकोलॉजी में ले जाओगे। सीटेट को पास करने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए, यानी कि यह पेपर 150 नंबर का होता है। 150 में जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर होने चाहिए, तभी पास माने जाओगे। अगर आप SC ST OBC से हो तो आपको 150 में से 82 नंबर लेने चाहिए, तभी आप सीटेट पास माने जाओगे। इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको पास होने के बाद, जो लाइफ टाइम आजीवन वैलिड रहेगा। अब सीटेट करने के बाद फिर आपकी बीएड भी कंप्लीट हो जाती है, तब वैकेंसी आती है टीचर की वैकेंसी आती है, तो उसमें यह दे रखा होता है भी आपके पास बीए या बीएससी की डिग्री हो और बीएड किया हुआ हो और सीटेट पेपर पास हुआ हो। अगर आपका डिग्री कर ली, सीटेट पास नहीं है, तो आप उस वैकेंसी में फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। तो बीएड के साथ साथ सीटेट की भी तैयारी करते रहना चाहिए और सीटेट भी निकालना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं हम एज की। इसमें मिनिमम जो एज, लड़कियों की जो एज होती है टीजीटी में, दिल्ली में बात कर रहा हूं मैं, 40 अब घटा दी गई। आगे एक वैकेंसी आई थी उसमें कम कर दी गई है, इसके लिए अभी भी चल रहा है, कोर्ट में केस कर दिया बच्चों ने। अब देखो क्या है, अब 40 से 30 कर दी थी एज, अब देखो अभी बच्चों की डिमांड यही है अभी एज को 40 वापिस किया जाए। अब देखो क्या कहां जाता है ये फैसला। अभी तक भर्ती अटक गई है, आगे एक और भर्ती आई थी, जिस भर्ती में मैं लगा उसके बाद एक भर्ती आई थी, उसका ये मामला है। तो मैं पहले वाली भर्ती का नियम बता देता हूँ। 40 वर्ष लड़कियों की उम्र है, और उसके बाद अगर कोई SC ST OBC से है तो OBC वालों को 3 वर्ष की छूट, यानी कि 43 लगा लो, और ST और SC वाले 45 लगा लो। आप यहां तक इस उम्र की लड़कियां हैं तो वो फॉर्म भर सकती है। हाँ, वहीं लड़कों की बात करें तो लड़कों की उम्र है 30 साल। ये है जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के लिए 30 एज है। अगर आप 30 हो या 30 के नीचे हो तभी आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। वहीं अगर ओबीसी का लड़का है तो वो 33 साल तक फॉर्म भर सकता है। SC ST का कोई लड़का है, मेल कैंडिडेट है, तो वो 35 ईयर तक इसमें फॉर्म भर सकता है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं हम। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, इसमें 200 नंबर का पेपर होता है। एक पेपर आपने पहले दिया सीटेट, वो उसका सर्टिफिकेट आपको मिल गया। दूसरा पेपर मेंस पेपर होता है। सीटेट के बाद आपने फॉर्म भरा तो आपका एक पेपर और होगा, उसमें 200 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर में 120 मिनट मिलते हैं आपको, 120 मिनट मिलेंगे। और 1/4 यानी कि 1/4 नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक अंकन भी किया जाएगा। नेगेटिव नंबर है, यानी कि 4 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 नंबर कटेगा। तो इसलिए, और यहाँ क्या एक टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। 200 प्रश्न को हल करने के लिए सिर्फ 120 मिनट दी जा रही है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो सोचो पेपर कितना टफ हो जाता है करना, उसको हल करना कितना मुश्किल काम है। वही 200 नंबर को डिवाइड कर दें आगे तो 100 नंबर में आपके अलग आएगा। 100 नंबर में आप जिस भी विषय के अध्यापक बनना जा रहे हो, चाहे पंजाबी का मैं मेरी बात करूं तो मेरी 100 नंबर की पंजाबी आई थी, और 100 नंबर में मेरे को 5 सब्जेक्ट आए थे। 5 कौन कौन से आए थे? 5 हिंदी आई थी, अंग्रेजी आई थी 20 की हिंदी, 20 की अंग्रेजी आई थी, 20 की रीजनिंग आई थी, 20 नंबर का मैथ आया था और 20 का जीके आया था। इस तरह से ये 100 नंबर बनते हैं। फिर 100 नंबर मेरे पंजाबी के आए थे। पंजाबी में स्कोर करने के लिए आपको
पंजाबी का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, पंजाबी की वोकेब पढ़नी पड़ेगी, फिर आपकी जाकर पंजाबी मजबूत होगी। ये जो पंजाबी का पेपर होता है आपके सब्जेक्ट का 100 नंबर का होता है, ये पेपर बहुत कठिन और हार्ड बनता है। इसकी तैयारी बहुत जरूरी है करना। अगर आपको अध्यापक बनना है तो उसी विषय में आपको महारत हासिल होनी जरूरी है। फिर पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। अगर आपका पेपर फर्स्ट में कोई भी एक पार्ट अगर वीक है, मान लो जीके वीक है, किसी को मैथ नहीं आता, किसी को अंग्रेजी नहीं आती, तो फिर भी आप पिछड़ जाओगे कहीं ना कहीं। अब इनको एक कंडीशन और लगती है, एक कंडीशन ये लगती है भी दोनों पेपर 100-100 नंबर के हैं, तो इसमें भी कम से कम 40 नंबर आने जरूरी है और विषय में अपने सब्जेक्ट में भी 40 नंबर आने जरूरी है। अगर इसमें आपने अपने विषय में आपने 100 में से 80 ले लिए और इसमें आपके आए 30 या 35, तो आप कितने ही नंबर आगे हो, फिर बाहर हो जाओगे भर्ती से। इसमें इस बात का ख्याल रखना जरूरी है, चाहे वैकेंसी खाली क्यों ना चली जाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारी भर्ती में 595 टीचर लेने थे, 400 के आसपास टीचर लगे हैं, क्योंकि बच्चे पास नहीं हो पाए। बच्चों के पंजाबी में तो नंबर आ गए थे, 80 आ गए थे, 70 आ गए थे, 60 आ गए थे, क्योंकि वो टीचर थे पंजाबी के, पंजाबी की तैयारी कर रखी थी उन्होंने। परंतु जो फर्स्ट पेपर है, जहां हिंदी, इंग्लिश, मैथ 5 सब्जेक्ट आने हैं, उस पेपर की तैयारी बिल्कुल नहीं होती कैंडिडेट की। उसमें कोई 38 ले जा रहा है, कोई 30 ले जा रहा है, वो बाहर हो गया। इस कारण भर्ती हमारी खाली चली गई। ये भर्ती हमारी भर्ती की बात नहीं है, हम मैथ की बात कर लें चाहे हिंदी की बात कर लें, मैथ में भी ऐसा ही हाल है। पीछे 2022 में वैकेंसी आई थी, उसमें वैकेंसी खाली चली गई थी। हालांकि कैंडिडेट बहुत होते हैं, 90,000 कैंडिडेट ने अप्लाई कर रखा था, फिर भी भर्ती खाली गई थी, क्योंकि कैंडिडेट पेपर पास नहीं कर पाए। मैथ का टीचर लगना है, मैथ में तो नंबर आए थे उनके, परंतु फर्स्ट पेपर में नंबर नहीं आए। अब आप सोच लो कि कंपटीशन कितना हार्ड है। आप ऐसा सोचते हो कि भर्ती खाली चली गई, इसलिए इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, आसानी से ये टीचर लग गया, परंतु ऐसी बात नहीं है। भर्ती खाली नहीं जाती, कभी खाली तभी जाएगी जब आपके 40 नंबर ही नहीं बन रहे। 40 नंबर नहीं बने कैंडिडेट की, इसलिए खाली गई है, ना कि इस वजह से खाली गई भी उनको कैंडिडेट नहीं मिले। कैंडिडेट तो खूब मिले, परंतु उनके 40 नंबर नहीं आए। अब बात करते हैं हम आपकी सैलरी का। अब बात करते हैं अध्यापक, दिल्ली में अध्यापक लगने के बाद सैलरी क्या रहेगी, सैलरी की बात करते हैं। दिल्ली में सैलरी बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली सेंटर है, अपनी यूनियन टेरिटरी है, अपने केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ सैलरी भी बहुत बढ़िया मिलती है। मुकाबले हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के मुकाबले यहाँ सैलरी बहुत बढ़िया मिलती है। आपकी शुरुआती सैलरी आज अगर आप अध्यापक में चयनित हो जाते हो, वो टीजीटी की बात कर रहा हूं मैं, पीजीटी की बात अलग है, तो आपको 91,000 के समथिंग सैलरी मिलेगी, 91,000। इसके बाद आपका 7800 रुपए एनपीएस कटता है, 7800 रुपए एनपीएस का कटता है। ये आपका फायदा है, एनपीएस करता है, आपका नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके 7800 कटे और सरकार ने इसमें 10,000 और मिलाए, तो आपके कितने बन गए, जोड़ लो, 18,000 के समथिंग रुपए आपके जमा हो रहे हैं। वो रिटायरमेंट पर आपको ब्याज समेत मिल जाएंगे। आपको उस समय आप जब रिटायरमेंट होंगे 60 साल के बाद, उस समय क्या ब्याज की दर चल रही है और कितना पैसा आपका जमा हुआ, और सरकार ने भी जितना डाला है उस सब का हिसाब किताब करके आपको रिटायरमेंट पर पैसा मिलेगा। यानी कि एनपीएस जो कटता है आपका बहुत फायदे के लिए कट रहा है ये। अब 91,000 मिलते हैं, इसमें आप 10,000 और मिला लो, सरकार जो मिला रही है, तो यानी कि 1,01,000 के करीब सैलरी बन गई आपकी, 1,01,000 के करीब सैलरी बन गई। और ये भी तो आपकी ही सैलरी है, आपके दूसरे अकाउंट में जमा हो रहे हैं। फिर आपके 91,000 में से 7800 कट गए, तो आपको मिलेंगे 83,000 नेट पे। 83,000 ये वो है जो आपके खाते में डायरेक्ट आ जाएंगे और आप निकलवा कर उसका यूज कर सकते हैं कहीं भी, इसको नेट पे बोलते हैं। और टोटल सैलरी आप देख लो, सरकार ने मिलाया अपना एनपीएस के खाते में जमा हुआ तो 1,01,000 के करीब सैलरी बन जाती है, और हर महीने आपके खाते में आ जाएगी, जिसका आप यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। 83,000 सैलरी होती है। साथियों, आज हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब आप हमें कमेंट करके बताइए नेक्स्ट ब्लॉग का टॉपिक क्या रहना चाहिए, आपको क्या देखना है, क्या जानकारी लेनी है, उसी पर आपको एक ब्लॉग बना दिया जाएगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी।
और इस वीडियो के नीचे कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें ताकि मुझे पता चले भी आपको वीडियो ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, बेहतर लग रही है। तो मुझे भी इससे अप्रिशिएट होता हूं, मैं प्रेरणा मिलती है मुझे भी, ताकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग बना सकूं आपके लिए। धन्यवाद साथियों, राम राम, जय हिंद।